स्पेलिंग डालिए। मैट्रिसेस, मैट्रिसेस जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो पहले ख़त्म कर देंगे हम। बाकी जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है चलते रहेगा, जैसे सेट थ्योरी है चलते रहेगा वो सब धीरे धीरे। जो ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम में ज़्यादा वेटेज है, जैसे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पहले ख़त्म करना है, मैट्रिक्स ख़त्म करना है, डिटर्मिनेंट ख़त्म करना है, डिफरेंशिएशन तो हो गया, इंटीग्रेशन ख़त्म करना है, वेक्टर ख़त्म करना है, 3D ख़त्म करना है। जो इम्पोर्टेंट है, मतलब जो हम बताएंगे, बाकी नहीं कहते बाकी फालतू है, लेकिन जितना बता रहे हैं उसका वेटेज ज़्यादा है, एग्ज़ाम में आता ज़्यादा है और कम मेहनत में ज़्यादा नंबर उठ जाएगा। जैसे एक होता है कि मेहनत खूब करो, सेट थ्योरी में हद से ज़्यादा मेहनत कीजिए, आपको नंबर आएगा ज़्यादा से ज़्यादा तो 1 या 2 नंबर के एग्ज़ाम में। प्रोबेबिलिटी में खूब मेहनत करो और ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 नंबर के आएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पूरा मेहनत कीजिए और आएगा मुश्किल से 1 नंबर के, 1 या 2 नंबर के। जैसे इंटीग्रेशन में उतना मेहनत नहीं करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि मेहनत की, इंटीग्रेशन लंबा चलता है, 2 महीना 3 महीना चलेगा, 2 महीना मेहनत नहीं करना। एक वो समझ गए 10 को बना लीजिए, 10 फिर बना लीजिए, फिर बना लीजिए, मतलब दिमाग कम लगवे पड़ता है। हाँ, गुना भाग ज़्यादा करना, कैलकुलेशन ज़्यादा, क्योंकि वो चैप्टर में है कैलकुलस। वेक्टर में कम मेहनत करना है, नंबर ज़्यादा उठेगा। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में मुश्किल से 2 घंटा में ख़त्म कर देंगे, NCERT अगर पढ़ाना शुरू करें तो, लेकिन ख़त्म नहीं करेंगे, चलाएँगे, अच्छा खासा चलाएँगे हम। मतलब कम मेहनत ज़्यादा नंबर, तो जिस चैप्टर में कम मेहनत नंबर ज़्यादा है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे मैट्रिक्स में मेहनत कम है और नंबर फिक्स है, नंबर फिक्स है कि आने आना है, 2 मैट्रिक्स का गुना अवे करेगा, अरे गुना नहीं आएगा तो जोड़े ले अवे करेगा, इन्वर्स अवे करेगा, एडजॉइंट अवे करता है, मतलब मेहनत कम है और आना फिक्स है, तो हम गारंटी है कि अवे करेगा। फिलहाल हेडिंग डालते हैं, मैट्रिसेस होता क्या है। मैट्रिक्स तो सिंगुलर फॉर्म है, मैट्रिसेस हो जाएगा उसका प्लुरल, प्लुरल सिंगुलर जो भी हो। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो लिख सकते हैं कि संख्याओं का आयताकार विन्यास ही आव्यूह कहलाता है। आव्यूह कहलाता है। हालांकि हम आव्यूह नहीं बोलेंगे, बार बार मैट्रिक्स बोलेंगे या मैट्रिक्स बोलेंगे। संख्याओं का आयताकार विन्यास मैट्रिक्स कहलाता है, मतलब आव्यूह कहलाता है। इंग्लिश में द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। हम यहाँ फ़िलहाल वैसे ही चैप्टर ख़त्म करेंगे जिससे आपका 100 नंबर मैथ में बन जाए। 100 नंबर बोले, 100% नहीं बोले, नहीं तो गलत फहमी में रहो कि 100% बोले थे हम। आपको बनाना 50% है, 100 नंबर तो हर हालत पे बन जाएगा, उससे ज़्यादा बनेगा आपसे। फिर से बोल देते हैं इंग्लिश में, द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और एलिमेंट्स कह सकते हैं। एलिमेंट्स, नंबर्स की जगह कुछ भी हो सकता है। एलिमेंट्स आर नोन एज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ये अरेंजमेंट कैसा रहता है, किसी भी तरह से हो सकता है। जैसे अरेंजमेंट इस तरह से भी हो सकता है कि यहाँ देखो, जैसे राम है, मान लेते हैं श्याम है और राम ने किताब खरीदा और कलम खरीदा, और भी कुछ होगा, हम ज़्यादा आगे तक नहीं जाते हैं। राम 5 किताब खरीदा,
राम 6 गो कलम खरीदा, श्याम 10 गो किताब खरीदा, श्याम 7 गो कलम खरीदा। तो ये जो अरेंजमेंट हुआ ना, यही कहलाता है मैट्रिक्स, जिसमें ये राम जो देख रहे हैं और जो श्याम देख रहे हैं, ये कह सकते हैं कि राम सीधे राम के जो भी जानकारी है, क्या किताब क्या कलम जो भी खरीदा, वो जानकारी हमको मिल जाता है रो से, और श्याम के जो भी जानकारी है वो भी जानकारी मिलता है किससे, रो से। और राम या श्याम जो भी हो, किताब कै गो खरीदा, वो जानकारी हमको मिलता है कॉलम से, और कलम कै गो खरीदा उसका जानकारी मिलता है कॉलम से। कोई ज़रूरी नहीं आप ऐसे लिखें, आप यही चीज़ इस तरह से भी लिख सकते थे। किताब सजाने का तरीका कोई ज़रूरी है कि हम वैसे ही लिखें? आप फिर लिखेंगे कलम, और यहाँ लिख देंगे राम, और यहाँ लिख देंगे श्याम, और इस बार बोलेंगे कि किताब, राम कै किताब खरीदा था? 5। कलम, राम कै गो कलम खरीदा था? 6 गो ने हैं, 6। फिर बोलेंगे श्याम, श्याम कै गो किताब खरीदा था? अरे ऐसे लिखे चाहे अब ऐसे लिखें 10। श्याम कै गो कलम खरीदा था? देखो तो ये अलग तरीक़ा से लिखा गया और वो अलग तरीक़ा से। तो ये भी एक तरह के मैट्रिक्स है और वो भी एक तरह के, दोनों के दोनों है क्या मैट्रिक्स, सिर्फ लिखने का तरीका। यहाँ पर जो रो बता रहा है वो रो बता रहा है किताब की इन्फॉर्मेशन, ये किताब के बारे में बता रहा है। ये जो रो बता रहा है वो कलम के बारे में बता रहा है। मतलब फर्स्ट रो किताब की जानकारी देता है, चाहे वो राम के पास हो चाहे श्याम के पास हो। फर्स्ट रो से हमको ये इन्फॉर्मेशन मिला कि किताब कै गो बिका, तो 5 गो राम और 10 गो श्याम, मतलब कै गो, 15 गो। और सेकेंड रो से क्या जानकारी मिला, कलम कै गो बिका, चाहे वो राम के पास हो चाहे तो, अच्छा कॉलम फर्स्ट के बारे में पूछे तो C1, तो कॉलम फर्स्ट के बारे में सिर्फ ये जानकारी मिलता है कि जो राम है वो कितना चीज़ खरीदा, चाहे वो किताब या कलम सब मिला के, क्या कै गो वस्तु खरीदा, तो 5 गो और 6 गो, मतलब 6 गो वस्तु खरीदा। श्याम कै गो वस्तु खरीदा, तो श्याम कै गो वस्तु खरीदा वो दूसरे कॉलम से जानकारी मिलता है। तो इस सजा धजा के जो लिखे का तरीका होता है ना, वही आता है किसमें, आदियों में। इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट रो, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड रो, इसको बोलेंगे फर्स्ट, इसको बोलेंगे सेकेंड कॉलम। तब हम पूछेंगे कि जो दोनों लिखे इसमें बताओ कै गो रो है और कॉलम कै गो है, इसमें भी कै गो रो है, कॉलम भी कै गो है, 2 गो। जनरली रो को रो जो बोलते हैं ना, वो रो को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, रो को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, और जो कॉलम हम कहते हैं कॉलम उसको एन से डिनोट करते हैं। जनरली ऐसा कोई लिखित नियम नहीं है कि एम एन ही लिखना है, परंपरा चलते आ रहा यही है। अच्छा आप बोलें कि राम कै गो किताब खरीदा, इसका एग्जैक्ट लोकेशन बताना कि कहाँ मिलेगा। राम कै गो किताब खरीदा, ये जानकारी कहाँ पर मिलेगा, तो बोलेंगे कि फर्स्ट रो में जाइएगा और फर्स्ट कॉलम में जाइएगा। जैसे कि ढेरे मनी घर है तो बोलेंगे कि सेकेंड गली में जाइएगा और सेकेंड गली से थोड़ा जाके मुड़ जाइएगा, तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। वैसे ही राम कै गो किताब खरीदा, इसका इन्फॉर्मेशन 2 चीज़ बताना होगा, किस रो में है, फर्स्ट रो में, और फर्स्ट, खाली इतने बोलना है, बाकी लिखकर सिखा देंगे। राम कै गो कलम खरीदा, उसका इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा, इसमें फर्स्ट रो में, सेकेंड कॉलम में। श्याम कै गो किताब खरीदा, इसमें आप जानकारी कैसे दीजिएगा, सेकेंड रो में और फर्स्ट। इसकी बात करें कि श्याम कै गो कलम खरीदा, सेकेंड रो और सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो, थर्ड कॉलम, ये सब समझ में आना चाहिए। बाद में तो बोल ही देंगे कि क्या है नहीं है। अब घुमा फिरा के नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट फाइनली आएंगे कि मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं ए से, ठीक है, ए से डिनोट करते हैं, इसको बंद नहीं करते हैं। और ए बराबर मान लो लिख देते हैं AIJ, और ऐसे ब्रैकेट में घेर के एजा लिख देते हैं M × N।
इसमें सब चीज़ के बारे में बताएंगे। एम, एम मतलब अभी बोले कि एम क्या बताता है, रो। एन क्या बताता है, कॉलम। अगर बात करें तो रो बताता है टोटल नंबर ऑफ रो, और एन की बात करें तो एन बताता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम। तो आई और जे क्या बताता होगा, आई और जे क्या बताता है, आई और जे बताता है आई मतलब रो, तो जे मतलब कॉलम। ये जो लिखे थे रो, अरे ये टोटल नंबर ऑफ रो है, आई टोटल नंबर ऑफ कॉलम है। तो आई जे क्या है, ये हो गया कि आप किस रो में हैं, एग्जैक्ट लोकेशन, यहाँ कह सकते हैं कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ रो। जे क्या बताता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ कॉलम। कि तो ए क्या बताता है, जो छोटका है, छोटका ए बताता है एलिमेंट के बारे में। किसके बारे में, एलिमेंट। अब एलिमेंट क्या होता है, आते हैं इसमें। देखिए आपको कई गो नंबर नजर आ रहा है, तो बोलेंगे इसमें कई एलिमेंट है, इसमें कई गो एलिमेंट है, 4 गो। उसमें पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट। ये जो 7 है एक एलिमेंट है, इसका इंफॉर्मेशन आप कैसे दीजिएगा, तो बोलिएगा ये दूसरे रो में है। अब दूसरे मतलब अगर इंफॉर्मेशन देने के बारी आएगा तो आप ऐसे बोलिएगा कि हम 7 को लिख सकते हैं स्मॉल ए, और लिखेंगे दूसरा रो और दूसरा A22। जैसे 10 के जानकारी अगर देना होगा तो लिखेंगे एलिमेंट है, क्या लिखेंगे, तो सेकेंड रो में है, फर्स्ट A21 लिखेंगे जब बताना होगा। तो इससे 5 के बारे में क्या इंफॉर्मेशन होगा, A11 में है। 6 के बारे में फर्स्ट रो और सेकेंड, तो स्मॉल ए मने समझ गए, छोटका ए मतलब एलिमेंट, अब बड़का ए मतलब डायरेक्ट मैट्रिक्स, ए बी सी कुछ भी हो सकता है, इसे ए माने हैं। और छोटा जो एलिमेंट है तो एलिमेंट के बारे में बताता है, और ये बताता है कि वो एलिमेंट एग्जैक्ट दिखाई दे रहा है कि वो एलिमेंट एग्जैक्ट किस रो में है और एग्जैक्टली किस कॉलम में। तो एम एन क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ रो और टोटल नंबर ऑफ कॉलम। एम और एन से पता चल जाता है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा। जैसे एम 2 और एन भी 2, तो 2 और 2, इससे अंदाज़ा लग जाता है कि उसमें टोटल कै गो एलिमेंट है। इतना लिख लो, रुकते हैं, लिख लीजिए पहले। जैसे प्रॉब्लम होता तो हम नहीं लिखे कहते बना लेना, लेकिन थ्योरी है तो लिख लो। प्रॉब्लम में तो हम मिटा देते हैं, बताएं मिटा देते हैं, इसको लिख लीजिए।
बाकी जो छोटा छोटा चैप्टर है जैसे रोलर थ्योरम है, जब भी हमको टाइम मिलेगा ना घर में तो हम उसका वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, जब भी हमको टाइम मिलेगा फ्री में तो हम उसका सॉल्यूशन बना के अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। हो गया, लिख लिए। अब आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मेनली मैट्रिक्स दो ही तरह के, मुख्य रूप से अगर मैट्रिक्स देखें तो दो ही तरह के, बाकी उसको फर्दर जितना बांटते हैं स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, रो, जो भी है, कॉलम, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, जितना बांटना है बांटते रहिए। ऐसे मैट्रिक्स हम ऑलरेडी पढ़ाए होंगे, तो उनमें से किसी को मालूम है? उतना फ्री टाइम है जब मैट्रिक्स देखेंगे, मने में यही चलता होगा, और कोई काम धाम है कि नहीं हमारा? मैट्रिक्स बतवल होगा नहीं, केसी सिन्हा से भी नहीं है शायद, वो ऐसा ही बताए थे, वो कोई अलग किताब था, वो किताब के यहाँ नाम नहीं लेंगे हम, मतलब हम खुद ऐसे ही बताए थे जहाँ तहाँ से, उसमें कोई बुक वुक नहीं था, उसमें मैट्रिक्स भी बताए हैं और काम चला डिटर्मिनेंट भी बताए थे। क्या बोलोगे? देखिए यहाँ एनसीईआरटी पूरा सॉल्व कर देंगे, यहाँ तो पहले एनसीईआरटी ख़त्म करना है फिर आगे सोचना है। फिलहाल अगर मैट्रिक्स के बारे में देखें तो मैट्रिक्स मेनली दो ही तरह के, मेन दो ही तरह के। अब बाकी किताब वाले इसको जैसे बांटें या सब टीचर इसको जैसे भी बांटे, मेनली दो ही तरह के, दो तरह के मैट्रिक्स है। एगो मैट्रिक्स हो जाएगा या तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा या तो मैट्रिक्स स्क्वायर होगा, और अगर वो मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं हुआ तो रेक्टेंगुलर होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब इसी में से सबके डिवीजन होता है फर्दर, स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फिर उसमें अपना देखते रहेंगे कि कौन रेक्टेंगुलर है, कौन सा मैट्रिक्स है जो इसके अंदर में आएगा, और कौन सा मैट्रिक्स है जो इसके अंदर में आएगा। अगर हिंदी में बोले तो स्क्वायर मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं वर्ग आव्यूह, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो शायद हिंदी में देले भी नहीं होगा, है लिख ले एनसीईआरटी में, इसमें तो लिख है, कहाँ है दिखाओ तो। हम ही सिर्फ पूछ रहे हैं कि है या नहीं एनसीईआरटी में, लिख ले है, नहीं लिख ले होगा। आयताकार आव्यूह लिख लीजिए, दो ही तरह के मैट्रिक्स है। बाकी तो बाद में अपने समझेंगे किसको स्क्वायर में रखना है, किसको रेक्टेंगुलर में रखना है, वो बाद में अपने डिवाइड कर लेंगे हम। देखते हैं दोनों एक करके, पहले कहीं से शुरू करो, मान लो कि वहीं से स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लीजिए, क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स? वैसा मैट्रिक्स या कहो वैसा आव्यूह, वैसा आव्यूह जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या आपस में बराबर होती है। अच्छा, रो और कॉलम को अगर हिंदी में लिखोगे तो पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या। वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या और कॉलम की संख्या आपस में बराबर होती है। वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या और कॉलम की संख्या आपस में, वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या और कॉलम की संख्या आपस में, इंग्लिश में यही चीज़ क्या बोलेंगे? द मैट्रिक्स which have equal number of row
तब विच हैव इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, या आप कह सकते हैं द मैट्रिक्स विच हैव द नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल, या द मैट्रिक्स whose नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर इक्वल, जो भी लिखो ना, यहाँ कौन मार इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं। इतना जानते हैं कि हाँ भाई जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों आपस में, वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, स्क्वायर, जैसे एग्जांपल में। बाकी तो धीरे धीरे अपने हम डिवाइड कर देंगे कि फलना जो है स्क्वायर में जाएगा, फलना जो है आयताकार में, वो आपको अपने समझना है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है ए, लिख दिए 5, फिर दूसरा मैट्रिक्स ए 2 3 1 2, फिर तीसरा मैट्रिक्स एक और लिख दिए 1 2 3 2 4 7 3 9 4। ये तीनों के तीनों जो देख रहे हैं ना, एक ऐसा मैट्रिक्स है स्क्वायर, क्योंकि इसमें रो का एगो, कॉलम का एगो, इसमें रो का एगो 2 गो, कॉलम का एगो 2 गो, इसमें रो का एगो 1 2 3, कॉलम का एगो 1 2 3। तो ये तीनों के तीनों किसका एग्जाम्पल हो गया, स्क्वायर। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो 1 गुने 1 है, 2 गुने 2 है, 3 गुने 3 है क्या, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स में रो और कॉलम एक जैसा झलकेगा, तो समझ जाना कि तीनों के तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स है। आगे आते हैं कॉलम मैट्रिक्स, सॉरी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हिंदी में अगर बात करें तो आयताकार आव्यूह, लिखो वैसा आव्यूह, वैसा आव्यूह, वैसा आव्यूह, वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या आपस में बराबर नहीं होती है। वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या और आव्यूह की संख्या आपस में बराबर नहीं होती है। पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या, हम लगता है कुछ गलती बोले अभी, नहीं गलती बोले। वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों आपस में बराबर नहीं होती है, उसे आयताकार आव्यूह कहते हैं। डिफिनेशन में यही लिखा जाता है कि आयताकार विन्यास, आयताकार विन्यास। आयत किसे कहते हैं, क्यों कहा जाता है आयताकार, आप तो बोले स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है, तो आयताकार डिफिनेशन क्यों लिखें। जैसे मैट्रिक्स के डिफिनेशन में बोले ना आयताकार विन्यास, आयताकार काहे लिखें, वर्गाकार काहे नहीं लिखें। डिफिनेशन में यही बोलना चाहिए था कि आयताकार या वर्गाकार, वर्गाकार काहे नहीं बोले। तो आयत के परिभाषा बताइए, आमने सामने भुजाएं आपस में, सिर्फ ही देखना है किसके आमने सामने भुजाएं आपस में बराबर है या नहीं, हाँ या नहीं। ये और ये दोनों आपस में बराबर नहीं, ये और ये दोनों आपस में बराबर नहीं है ना, कहानी खत्म। चारों आपस में बराबर, छोड़ो चारों पर, हम चारों के ठेका लिए हैं। हम तुमसे यही नहीं पूछे कि दोनों आपस में बराबर है या नहीं, हाँ या नहीं में खाली जवाब देना है। चारों के बारे में नहीं पूछ रहे, ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं, सिर्फ ही पूछे। मतलब अगर सही से बताए तो मान लीजिए ये वर्ग है, ये भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर, ये भी 4, सिर्फ आप ये बताइए कि दोनों आपस में बराबर है या नहीं, ये और दोनों आपस में बराबर है या नहीं, हाँ है। चारों के बारे में जब पूछेंगे तब पूछेंगे। फिलहाल आमने सामने वाला बराबर है या नहीं, तो कहेंगे ये आयत है। हाँ, ये अलग बात है कि आयत के साथ साथ ही क्या है, वर्ग है, इसको क्या बोलेंगे, और आयत के साथ साथ ही वर्ग नहीं है। तो जितना भी वर्ग होता है ना, वो वर्ग तो है ही है, वर्ग तो है, वर्ग के साथ साथ क्या है, लेकिन जो आयत है वो सिर्फ आयत है। तो जीतता कौन है, आयत की वर्ग। आयत हर जगह चिपका सकते हैं, आयत को आयत कह सकते हैं और वर्ग को भी
कोई दिक्कत? इस वर्ग को आयत नहीं कह सकते हैं? कन्फ्यूजन हम समझ सकते हैं, ठीक है, इसलिए तो बोल रहे हैं, इसलिए तो हम पूछ रहे हैं कि आमने सामने वाला दोनों आपस में बराबर है, हाँ है, ये दोनों बराबर है, हाँ है, मतलब ये आयत है, और साथ ही क्या है, लेकिन ये सिर्फ आयत है, जबकि वर्ग तो हर जगह हम क्या बोल सकते हैं, हर जगह कहे का मतलब हो गया कि आयत और वर्ग दोनों है, तो आयत और वर्ग दोनों है, तो दोनों जगह हम क्या चिपका सकते हैं, वर्ग दोनों जगह नहीं बोल सकते हैं, वर्ग को ही बोला जाता है, वर्ग किसको, जिसके चारों भुजाएं, तो वर्ग उसको कह सकते हैं, लेकिन इसको वर्ग, इसीलिए वर्गाकार आयताकार नहीं बोल के सीधा सीधे डिफिनेशन लिखा गया कि आयताकार अवयव बोलता है। चलो आयताकार अवयव बोल रहा है। मैट्रिक्स की डिफिनेशन क्या है, मैट्रिक्स की डिफिनेशन क्या है, संख्याओं का, इसीलिए हम आयताकार विन्यास बोले, ये नहीं बोले संख्याओं का वर्गाकार विन्यास, क्योंकि अगर आयताकार बोल रहे हैं तो उसमें वर्ग भी कंफ्यूज है, सब वर्ग भी आ जाता है। फिलहाल आगे बढ़ो। आयताकार अवयव क्या है, तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों आपस में बराबर, इधर जो लिखे ना, इधर अगर शॉर्ट में हम बोले स्क्वायर मैट्रिक्स में, जिसमें आप कह सकते हैं m इज इक्वल टू n इन शॉर्ट, और उधर अगर बात करें आयताकार में तो इधर बोलेंगे m डज नॉट इक्वल टू n, बाकी कहानी ख़त्म। अब रही बात एग्जाम्पल लिखना, तो लिख लो अपने मन से कुछ भी, जिससे मान लीजिए कि 2 है, 3 है, 4 है, इसमें बोलो रो कै गो है, 3 गो, रो कै गो है, 3 गो, रो कै गो है, 3 गो, रो कै गो है। अब जब 3-4 बार बोले तो तू भी जब ज़बरदस्ती बोल देगा हाँ 3 गो है रे, रो नंबर फर्स्ट, रो नंबर सेकेंड, रो कै गो मिला, 3 गो नहीं है, रो कै गो है, लेकिन 10 बार कोई बोल देता है, लगता है हाँ रो 1 2, अरे तो रो थोड़ा है, वो तो फिर कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम। यहाँ पे देखेंगे रो और कॉलम दोनों आपस में बराबर, इसलिए कैसल मैट्रिक्स है। ऐसे भी हो सकता था, इसमें रो बोलो कै गो, कॉलम बोलो, ऐसे भी हो सकता था, इसमें रो बोलो 3, तो 1, हाँ चल ठीक है, कॉलम का है, रो तो एक ही को है, कॉलम भले ही है। अच्छा ऐसे बताइए, कै गो रो, कॉलम कै गो, 1 2 3, ऐसे ऐसे जब बोले रो है, और वो जो है तो इस सब के सब जितना बोले उस सब के सब किसके अंतर्गत में आ जाएगा, आयताकार में। लिखो NCERT इसके ऊपर उतना बात नहीं करता है, तो हम थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। NCERT इसके ऊपर कोई जिक्र विक्र जल्दी नहीं करता, तुम नहीं लिख ले तो हम लिखा दे रहे हैं एक्स्ट्रा तुमको आयताकार में, इस सब के ऊपर हम जिक्र कर देते हैं क्या क्या है जो। ऐसे 2 गो लिख ले, कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स। लिखो, अब डिफरेंट तरह के लिखेंगे, उसमें से अपने आप सोचिएगा कि कौन किस में जाएगा। वो अपने आप सोचना है कि किसको स्क्वायर मैट्रिक्स के अंतर्गत रखा जाएगा और किसको रेक्टेंगुलर में रखा जाएगा, वो अपने सोचना है कौन स्क्वायर होगा कौन रेक्टेंगुलर होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स तब बोलना जब रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर होगा, रेक्टेंगुलर तब बोलना जब रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर नहीं होगा।
लिखिए पहले रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स ROW मैट्रिक्स, हिंदी में पंक्ति आवियो। इसके बाद तुरंत फिर बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स, इसको हिंदी में बोलेंगे स्तंभ। हिंदी देख लेना क्योंकि हिंदी में जरा दिक्कत होगा हमको। स्तंभ आवियो। लिखो रो मैट्रिक्स क्या। अब जैसे रो मैट्रिक्स को कितना कहता है कि वो रेक्टेंगुलर है, ऐसा कोई गारंटी थोड़ा है। वो अपने सोचना है कि जैसे कितना कुछ वैसे टीचर होते हैं जो कहते हैं रेक्टेंगुलर के कोई टाइप है, गलत बात बोल रहे हैं। कभी कभी रो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर भी होता है और कभी कभी रो मैट्रिक्स स्क्वायर भी होता है। तो कब किस में जाएगा इसका डिसीजन आप नहीं ले सकते, वो तुम खुद लोगे, अभी हम समझाएंगे। तो किसको किस में रखना वो आप समझिएगा, पहले पूरा सुन तो लो कि रो मैट्रिक्स होता क्या है। लिखिए रो मैट्रिक्स वैसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होता है। से कौन किस में जाएगा इसका डिसीजन आप लीजिएगा, हमने। जब 9th में मैथ पढ़ाते हैं तो वहाँ पे कोई छोटे से टॉपिक आता है। बता तो सोनू कुमार तुम कि क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक है या नहीं है? है। बहुत वैसन है जहाँ पे 90% है, जिसको 9th वाला मैथ भी नहीं मालूम है। तुम ही नहीं वैसन, बहुत सारा वैसन है। क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक है या नहीं है? है, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक। अजीब अजीब से नमूना सब रहता है, ठीक है। सभी परिमेय संख्याएं की तो पूर्णांक है। 1/2 परिमेय संख्या है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। 3/7 परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक। तो ये सब चीज़ 9th में जैसे समझावल जाता है वैसे ही एजा पर है, वैसे ही यहाँ पर है। मैट्रिक्स के बारे में कुछ वैसन मैट्रिक्स होगा जो स्क्वायर में भी चल जाएगा और कुछ वैसन होगा जो रेक्टेंगुलर में होगा। किसको स्क्वायर बोले किसको रेक्टेंगुलर बोले समझ में नहीं आता है। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम अगर चाहें तो घिस तिर के कह सकते हैं कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ वो क्या है, तो मिला जुला के सब सिमट गया एक वर्ड में। एक वर्ड में सिमट गया, कौन चीज? आयत। सब आके सिमट जाता आयत में। इसलिए डेफिनेशन में शुरू में बोले हैं कि संख्याओं का आयताकार विन्यास। सब सिमट गया सिर्फ आयत में। स्तंभ, पंक्ति वंक्ति, पता नहीं क्या क्या ढेरे मैंने भी बताएंगे। सब सिमट के एक वर्ड में आके चिपक जाएगा, किसमें? आयत में। आप जो 2 क्लास देख रहे हैं ना कि एगो स्क्वायर है एगो आयत है, उसमें भी स्क्वायर को भी हम क्या बोलते हैं? आयतें बोलते हैं। लेकिन लिखल है किताब में तो चलो भाई हमको पढ़ना, आपको पढ़ना, हमको पढ़ाना। फिलहाल वैसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होता है, वैसा आव्यूह जिसमें केवल, उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं इंग्लिश में। हाँ, द मैट्रिक्स which has only one column। होश उसमें है कि नहीं रे? हमरो साथ साथ गलती बोल दे रहे हैं हम भी। कॉलम रो ने हैं। द मैट्रिक्स विच हैव, हम भी साथ साथ गलती बोल दिए, गलती हो गई हमसे, ठीक है, माफ़ करना, सुधार लो। द मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो। हम किसका बात कर रहे हैं? रो मैट्रिक्स के। कॉलम कितनों रहे, चाहे 2 गो रहे, चाहे 10 गो रहे, चाहे 5 गो रहे। जैसे 1-2 एग्जाम्पल दिखाते हैं। ये 2 है और 4 है, इसमें कै गो कॉलम है? रो कै गो है? 1 गो। कॉलम कै गो है? 2 गो। अच्छा जरा ये वाला अगर देखें, 3 है, 4 है, 5 है, इसमें रो कै गो है? कॉलम कै गो है? कॉलम तो 1 2 3 गो ने हैं।
इसमें अगर बात करें, इसमें कई गो रो है, कॉलम कई गो है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इस सब के सब कैसे नहीं रो मैट्रिक्स। आगे जाके पढ़िएगा तो सिर्फ 5 लिख दिए, इसमें कई गो रो है, कॉलम कई गो है, इसका मतलब है कि कौन से मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। कॉलम है या नहीं वो अभी हम नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ ही बताना है कि रो मैट्रिक्स है या नहीं है। अब एक प्रॉपर्टीज़ है कि कॉलम भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉलम इसलिए है क्योंकि इसमें अगर बात करें रो एगो है, कॉलम भी कई गो है, तो ये रो मैट्रिक्स भी है और ये कॉलम मैट्रिक्स भी। अब है तो है, इसमें दोनों विशेषता है, इसकी अपनी विशेषता है कि कॉलम मैट्रिक्स है, ये अपनी विशेषता है कि रो मैट्रिक्स है। तो कुछ आदमी होता है जो गोरा भी होता है और साथ ही साथ लंबा भी होता है, तेरा में दोनों विशेषता है, कुछ है जो गोरा है लेकिन लंबा नहीं, कुछ है जो लंबा है जो गोरा है, यहाँ दोनों इसमें है, मतलब रो भी है कॉलम भी है, तो दोनों है तो दोनों बोलेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, वो दोनों मैट्रिक्स है। मेन ध्यान देना है कि अभी रो के बारे में बोल रहे थे, रो वाला कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है। रो के कंडीशन क्या है, क्या रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, इससे पूछे, जब 2 मिनट शांत रहो ना, इससे पूछें रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। वैसे पढ़ाई से क्या फ़ायदा, जो गूंगा बहरानी मतलब ऐसा पढ़ाई से फ़ायदा की फ़ायदा, जब आप बोल नहीं पाते दो चार अक्षर, फिर मतलब सुनाई देता तो ऐसे पढ़े ले आया है, जब आपका मुँह ही नहीं खोला फिर फ़ायदा। भले बोलते हैं खराब लग जाता है, अजीब तरीक़ा से बोलते हैं बुरा लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा तो तब लगता है जब इतना बोले के बाद तुम नहीं बोलते हो। रो मैट्रिक्स 1-2 बार तो ज़रूर बोले होंगे, हिंदी में इंग्लिश में अभी अभी बोले हैं कि वैसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होता है, इंग्लिश में भी कह सकते हैं, बाइलिंगुअल भी कह सकते हैं कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होता है। चलो आगे लिखो स्तंभ। क्या बोले, कभी कभी मजबूर हो जाते हैं बोले तो। आज सब वैसे ही तुम लोग पढ़ते हो, सिर्फ लिखना नहीं सुन सकते हो नहीं बोल सकते हो। गांधी जी के 3 बंदर सब बन गया, बोर्ड देखे लगा हो तो वो भी नहीं देखता। कॉलम मैट्रिक्स अब तक तो अपने से लिख लिया होगा, जिसको लिखना होगा वो लिख के तैयार होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों वाला। हिंदी वाला बोलिए अगर कोई लिख लें तो। स्तंभ होता है, पंक्ति कितनों हो कोनो फर्क हमको नहीं पड़ेगा, डेफिनेशन ही है कि वैसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, बस। पंक्ति के छोड़ो ना, पंक्ति क्या है, पंक्ति के बारे में हम पूछिए न रहे तुमसे। वैसा अवयव जिसमें केवल एक एक स्तंभ हो, इंग्लिश में कह सकते द मैट्रिक्स विच हैव ओनली 1 कॉलम। जैसे एग्जाम्पल में कुछ भी लिख लीजिए, 9, 3 या थोड़ा और ज़्यादा अगर लिखें तो 2 और 5 यही रह देते हैं, एक को लिख दें 7, हाँ चलेगा। कंडीशंस रो भी एगो, छोड़ो ना रो एगो है, यहाँ पर हमको पूछना है कि कॉलम एक है, हाँ है तो फुलफिल कर रहा है। इसमें रो 2 गो है सर, कॉलम तो 1 गो है, यहाँ रो 3 गो है, कॉलम तो 1 ही गो है, और जिसमें कॉलम 1 ही गो है वो कॉलम मैट्रिक्स है। बाकी 2 गो और मैट्रिक्स है, एगो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और एगो वर्टिकल मैट्रिक्स। हिंदी में कहते हैं क्षैतिज अवयव और उदग्र अवयव। आइडेंटी अभी बाकी है, काय लग पका रहे हो, स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप में आ जाएगा, जो 2 बार तुम सुने हो ना, 2 बार आ जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइडेंटिकल मैट्रिक्स, वो जो देख रहे हैं दोनों बार वही है, जो आप दोनों बार देखे हैं ना वही है, लेकिन अभी होकर हम जिक्र नहीं करेंगे, अभी हम उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि आपको डिसाइड करना कि कौन किस में जाएगा। हो गया, अभी दोनों अब बताइए
इतना जो लिखा है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि रेक्टेंगुलर, ये भी कैसन है क्योंकि लंबाई चौड़ाई एक जैसन। इत्तेफाक है कि ई वाला और ई वाला ये दोनों कैसन है, स्क्वायर भी है रेक्टेंगुलर के साथ साथ। तो स्क्वायर के बारे में भी और आगे चलेगा। स्क्वायर में फिर आएगा डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिकल मैट्रिक्स, वो सब आप कल ले आएगा, आज नहीं, आगे नहीं, आज यहीं तक अभी चलेगा। याद रखिएगा कि एक दुइये को बताएं, आगे फिर कल बताना है।